हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सको, उसमें आगे बढ़ सको, अपनी लाइफ को क्या इंप्रूव कर सको। तो जैसा कि अभी हमने क्या अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, हमने उसमें कंप्लीट किया था अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कंप्लीट किया था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मादा जनन तंत्र में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं, थोड़ा कुछ जानकारी देनी है। अभी आपको क्या है कि जो आपका जितना भी सिलेबस हो गया, जो फर्स्ट चैप्टर अपना था पौधों में लैंगिक जनन, वो क्या पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको क्या एक्सपी क्लासेस चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको करना है, ये वीडियो है एक सीक्वेंस में देखनी है। ऐसा नहीं है बीच में आके कहीं भी किसी वीडियो को देखने लगोगे। अगर आप एक सीक्वेंस में आगे बढ़ोगे, प्रॉपर नोट बनाओगे, तो आपका क्या है बायोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा और आपको बायोलॉजी समझ में भी आएगी। ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक उठाया उसमें रटने लगे या उसको डायरेक्ट पढ़ने लगे। अगर आप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। तो जैसे आज हमने क्या मादा जनन तंत्र शुरू किया, इसके पहले हमने क्या किया था? नर जनन तंत्र शुरू किया था। तो आपको क्या पहले नर जनन तंत्र कंप्लीट करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें हमने क्या मादा जनन तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी दी हो, जो आगे क्या अपने मादा जनन तंत्र में क्या होगी, आपको हेल्प करेगी या सहायता देगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना क्या मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र के बारे में से हम देखते हैं। जैसे अपना क्या था? नर जनन तंत्र था। तो नर जनन तंत्र भी क्या दो भागों में बटा हुआ था। एक में क्या थे? एक आवश्यक अंग थे, आवश्यक जनन अंग थे, और एक क्या थे? सहायक जनन अंग थे। इसी प्रकार से जो अपना मादा जनन अंग होता है, इसमें भी क्या होते हैं? कुछ सहायक अंग होते हैं, कुछ क्या होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं। लेकिन जो अपना मादा जनन अंग होता है, ये क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। किसके अपेक्षा? नर जनन अंग की अपेक्षा। क्योंकि इसमें क्या होता है, हार्मोन के बारे में क्या होती है, बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, और हार्मोन का बैलेंस बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें कि हार्मोन किस हार्मोन की वजह से क्या होता है। वो अभी हम क्या आगे डिस्कस करेंगे, तो आपके वहां पर कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी आप कितना समझना कि जो अपना क्या मादा जनन तंत्र है, वो दो भागों से मिलकर के बना है। एक क्या है? अपने आवश्यक अंग, और एक क्या है? अपने सहायक अंग। तो आवश्यक अंग में क्या आती है? अपने अंडा से आती है। क्या आती है? अंडा से या ओवरी। इसके अलावा जो अपने क्या होती हैं? सहायक अंग होती है। सहायक अंग में क्या होती है? अपनी कुछ क्या होती हैं? वाहिकाएं या नली या डक्ट सिस्टम आती है। इसके अलावा कुछ क्या होती है? ग्रंथियां होती हैं। तो इसमें हम कहते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन से अपने क्या होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं और क्या होते हैं? कुछ सहायक अंग होते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं अपना जो क्या है मादा जनन तंत्र है। क्या है? मादा जनन तंत्र, मेल सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो इसमें क्या है? जो अपना क्या अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। अंडाशय क्या होता है आपका? प्राइमरी। जैसे उसमें था अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राथमिक अंग थे। ठीक है, तो जब अपना क्या होता? ओवरी होता है, वो क्या होता? प्राथमिक प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता? प्राथमिक सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है, इसको हम लिख दें हिंदी में, नहीं कहोगे हमारा सब तो अंग्रेजी लिखते हैं। प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, और ये क्या होते हैं? जो अपने अंडाशय होते हैं, ये क्या होते हैं? संख्या में दो होते हैं। जो ओवरी होती है वो क्या होती है? संख्या में दो होती है। और यहां पर समझने की जो बात है, जो अपना क्या होता है मादा जनन तंत्र होता है, ये क्या होता है? पेल्विस रीजन में उपस्थित होता है। पेल्विस आपको बताया था श्रोणि भाग, श्रोणि भाग बताया था। श्रोणि भाग क्या होता है? उदर गुहा के जस्ट नीचे की तरफ होता है, जहां पर अपना क्या होता है? पेट खत्म होता है, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? श्रोणि भाग। और पेट के जो ऊपर वाला भाग था वो क्या था? वक्ष भाग। जैसा कि आपको क्या पिछले वीडियो में बताया। इसलिए कहते हैं कि आप क्या एक क्रम में देखिए, ताकि आपको क्या कुछ जानकारी मिलती रहे। जैसे उसमें हमने आप बता दिया था आपको कि वक्ष क्या होता है और उदर क्या होता है और श्रोणि क्या होती है, फिर भी आज भी हमने बता दिया। लेकिन आप क्या करना कि जो भी अपने वीडियो है एक रेगुलर वे में देखना आपको। तो अपने क्या जो अंडाशय है या ओवरी है, इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। ठीक है, ये संख्या में क्या होती है? दो होती है। संख्या में कितनी होती है? दो होती है। और ये उपस्थित कहां होती है? जो अपना गर्भाशय होता है। अब इनके बारे में बताते हैं, आप केवल सुनते जाइए। जो अपने क्या होते हैं? गर्भाशय होती है। गर्भाशय की दोनों साइड क्या होती है? एक एक क्या होती है? अपनी अंडाशय उपस्थित होती है। ठीक, आप इतना समझ में आ गया। ये क्या होते हैं? प्राथमिक अंग होते हैं, और ये इन्हीं को क्या आवश्यक अंग भी होते हैं। इन्हीं में क्या होते हैं? अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे अपने क्या थे? टेस्टिस या बिरसर थे, उसमें क्या हो रहा था? शुक्राणु का निर्माण होता। उसी प्रकार से अंडाणु भी क्या होते हैं? अपने प्राथमिक अंग होते हैं, और इनमें किसका? अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु या ओवम का या ओवा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अब जो अपना क्या है? जो सहायक अंग है। सहायक अंग में क्या है? इतने सारे आते हैं। पहला क्या है? दूसरा क्या अपना? वाहिका तंत्र, फिर इसके बाद बाह्य जननेंद्रियां, सहायक ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां। अब यहां पर समझने की बात है, जो स्तन ग्रंथियां हैं, इनको क्या करते हैं? कुछ ग्लैंड में काउंट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि जो अपनी क्या होती है? सहायक ग्रंथियां होती है, उसमें इनको काउंट कर लेते हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो अपनी क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां होती है, ये सहायक ग्रंथियां नहीं होती है। ये क्या होती है? द्वितीयक लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। ये क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब कैसे? जैसे देखा जाए तो अपनी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो क्या होती है? समय के हिसाब से क्या होती है? परिवर्तित होती रहती हैं। कैसे?
देखा होगा जो प्यूबर्टी पर होती है तो वो स्तन ग्रंथियां कुछ और होती हैं। इसके बाद क्या होती है, जब गर्भावस्था होती है उसमें क्या होती है, तब स्तन ग्रंथियां क्या होती है, कुछ और होती हैं। और जब क्या होती है, बेबी का बर्थ हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद जो स्तन ग्रंथियां होती है उसमें क्या होता है, दुग्ध का स्रावन होता है। तो इसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। इसमें क्या होता है, हार्मोन का क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से जो स्तन ग्रंथियां होती है क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। किस हिसाब से, हार्मोन के चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो इनको जो हम काउंट करते हैं उसमें किस में करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में करते हैं। सहायक ग्रंथियों में इसको नहीं देखते हम। कुछ टीचर होते हैं जो बता देते हैं कि जो स्तन ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां में नहीं काउंट करते, इनको कहां करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों। अभी हम बात करेंगे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या है। तो जो अपनी स्तन ग्रंथियां वो क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण की जैसे हम बात करें तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या है, जैसे क्या होते हैं, कुछ लक्षण क्या होते हैं, प्यूबर्टी के बाद, यौवन आरंभ के बाद क्या होते हैं, शुरू होते हैं। जैसे देखा होगा कि कोई लड़की है, उसकी आपने छोटे में आवाज सुनी कि वो भारी होगी, क्या होगी, भारी होगी, लो पिच की होगी। ठीक, इसके बाद जब वो क्या होती है, बड़ी होती है तो उसकी आवाज क्या होती है, सुरीली या मधुर होती जाती है। उसकी स्तन ग्रंथियां बड़ी होने लगती हैं और कमर के पास का हिस्सा क्या, वहां पर भी मांस क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ये सब क्या होती है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कुछ सहायक ग्रंथियां। ठीक है, तो सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं, जो कुछ सीक्रेट करे, कुछ क्या हो, पदार्थ को रिलीज करे। ग्रंथियों का मतलब क्या है, कोई पदार्थ बनाए उसको क्या करे, श्रावण करे। जैसे अपनी उसमें थी, इसमें नरजननांग में पुरस्थ ग्रंथियां थी, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां थी और शुक्राशय सेमाइनल वेसिकल थी। इसी प्रकार से इसमें क्या होती है, अपनी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं पैरामूत्र मार्ग ग्रंथि। ये क्या होती है, जो अपनी नर में क्या थी, पृष्ठ ग्रंथि थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके समान होती है। मतलब इसकी जो उत्पत्ति होती है उसी टिश्यूओं से होती है जिसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की जो उत्पत्ति होती है, जिन कोशिकाओं या ऊतकों से होती है, उन्हीं कोशिकाओं या ऊतकों से किसकी, पैरामूत्र मार्ग ग्रंथि की भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड या पुरस्थ ग्रंथि। तो इसको हम यहाँ तीर के थ्रू दिखा दें तो ये समजात किसके होते हैं, ये होते हैं समजात किसके, पुरस्थ ग्रंथि के, पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नीट की पार्ट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अपनी क्या होती है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या पैरामूत्र मार्ग जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, पुरुष ग्रंथि क्या होती है, होमोलोगस होती है। या ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी जो मादा जननांग है और नर जननांग है, उनमें कौन सी ऐसी जो ग्रंथियां जो क्या होंगी थी, समजात होती है या होमोलोगस होती है। इनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपका टारगेट क्या है, नीट है, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ा, अगर आपका टारगेट क्या है, नीट वगैरह एग्जाम है, तो आपको क्या इन सब पॉइंटों पर ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए वीडियो क्या बहुत ही बारीकी से देखना है आपको। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कराए जाएंगे, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। ठीक है, जो बर्थोलिन ग्रंथि होती है ये भी क्या होती है, सहायक ग्रंथियां होती है। ये क्या क्या होती हैं, जो अपनी क्या थी, काउपर्स ग्लैंड या काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि थी, उसकी समजात होती है। ये क्या होती है, उसके समजात होती है। जब ये उसके समजात हैं तो उसी की तरह क्या होंगे, सीकरण, वो श्रावण भी करेंगे। तो ये भी क्या किसके समजात होती है, समजात किसके, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। अब जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पर आए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होती क्या है। इसलिए क्या है, आपको एक कोऑर्डिनेट पेपर लगातार आपको वीडियो देखने हैं कि पहला फिर उसके बाद दूसरा, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना। अब इसके बाद क्या होती है, बाह्य जननेंद्रियां होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, कुछ बाह्य जननेंद्रियां। अब यहाँ पर समझने की बात है, बाह्य जननेंद्रिय समझने से पहले हम क्या समझा दें आपको, बाह्य तंत्र या डक्ट सिस्टम। अब कुछ लोगों का मानना है कि जो वजाइना या योनि होती है ये भी क्या होती है, एक्सटर्नल जेनेटाइलिया होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो वजाइना या योनि होती है ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं होती, ये क्या होती है, बाह्य का, या एक ट्यूब की तरह काम करती है, ट्यूब। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ट्यूब की तरह। बस आपको इतना समझ में रखना है कि जो अपनी वजाइना होती है वो क्या होती है, डक्ट सिस्टम होती है। क्या होती है, डक्ट सिस्टम या बाह्य का तंत्र होती है। ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया में काउंट नहीं होती। एक्सटर्नल जेनेटेलिया या बाह्य जननेंद्रिय कुछ ऐसे भाग होते हैं जो क्या करते हैं, वजाइना को सेफ, उसको सुरक्षित करने में क्या करते हैं, कुछ सहायता करते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। ये जो भाग लिखे हैं ये क्या करते हैं, इसको जो अपनी क्या योनि या वजाइना है इसको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, या किसमें, संभोग में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। ठीक है, संभोग की प्रोसेस में। तो इसमें जो अपनी क्या है, बाह्य का तंत्र में, उसके सबसे पहले क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका। उसके बाद देखते हैं क्या आता है, यूट्रस आता है, गर्भाशय। उसके बाद क्या होता है, सर्विक्स या ग्रीवा। उसके बाद क्या होता है, वजाइना। ये क्या होती है, नली जैसी संरचनाएं होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है, एक ट्यूब जैसी संरचना जिसमें से क्या कोई चीज क्या हो,
और ट्रांसपोर्ट हो जाए, स्थानांतरित हो या प्रवाहित हो। पाइप तो देखिए, पाइप में क्या होता है, जैसे वाटर फ्लो होता, इसी प्रकार से अपनी जो वाहिकाएं होती हैं इसमें से भी कुछ ना कुछ चीज क्या होती है, फ्लो होती। अभी देखेंगे क्या फ्लो होता। तो अब यहाँ पर क्या अपना एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या अपना मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। इनकी जो हिंदी है वो क्या है, जघन सेल, क्या है, जघन सेल, वृद्ध भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनिच्छद और भगसेप। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे, इनके काम क्या होता है, इससे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें इनके आपको क्या इनके काम बता देंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्या एक ओवरव्यू मिल गया इस चैप्टर में कि हमें क्या कंप्लीट क्या क्या करना है। हमें सबसे पहले क्या ओवरी के बारे में देखना है, उसके बाद क्या देखेंगे, हम वाहिका तंत्र या डक्ट सिस्टम देखेंगे, उसके बाद क्या बाह्य जननेंद्रियां देखेंगे, उसके बाद क्या सहायक ग्रंथियां देखेंगे, सहायक ग्रंथियों के बाद क्या देखेंगे, अब स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड देखेंगे। बस आपको क्या थोड़ा पेशेंस बनाना और अपने टीचर पे क्या करना, फेथ रखना है, भरोसा रखना है कि मास्टर कराएगा तो सही कराएगा। बस वो आपको क्या पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक नोट बनता है कि जो अपना बर्थ कैनाल होती है, जन्म मार्ग होती है, वो किस किस चीजों से मिलकर के बनी होती है, वो किससे मिलकर के बनी होती है, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना से। ये होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये नीट के पार्ट ऑफ व्यू से क्या है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कोई भी पूछ सकता है कि जो अपनी बर्थ कैनाल या जनन मार्ग होता है वो किस किस से मिलकर के बना है। तो किससे मिलकर के बना है, अपनी किससे, ग्रीवा नाल से, और किससे, योनि से, सर्वाइकल कैनाल और किससे, वेजाइना से। ठीक है, तो अब क्या है, जो अपना पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसी डायग्राम पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर देंगे। आपको बाकी क्या इनके बारे में क्या पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, इनके जो पॉइंट की जो परिभाषा है वो आपको मिल जाएंगी, तो उसी से आपको नोट्स बना लेने। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या इस डायग्राम के थ्रू क्या पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं जो अपना क्या होता है, गर्भाशय होता है। क्या समझते हैं, गर्भाशय, जो अपना गर्भाशय होता है वो क्या होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। आपने नाशपाती तो देखी है, नाशपाती क्या होती है, होती तो पहले ऐसी, थोड़ा डायग्राम मास्टर की अच्छी नहीं बनती, इस टाइप की होती है कुछ। ठीक है, इसमें कुछ डंठल लगा होता है, यहाँ पर क्या होती है, लीफ लगी होती है। ठीक है, ये ऐसी क्या होती है, नाशपाती। जब इसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या होता है, अपने गर्भाशय जैसी संरचना दिखती है। हम क्या है डायग्राम बना के लाए हैं, ये दिख रहा। अब ये क्या है, नाशपाती है, नीचे ऊपर की तरफ क्या है, हिस्सा पतला है, नीचे की तरफ क्या फूला हुआ। ठीक है, अब इसको कर रहे हैं उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें, इसको क्या करें, उल्टा कर दें, जैसे इसको किया हमने, क्या उल्टा कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब नाशपाती का ऊपर का हिस्सा क्या चौड़ा है और नीचे का हिस्सा क्या सकरा है। ठीक है, इस वाले को हम उल्टा करके देखें, इस वाले में आपको क्या अच्छे से समझ में आएगा। इस वाले को आप देखना, जैसे ये वाला आपको कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहां तक ये हिस्सा क्या है चौड़ा है, इसके बाद ये वाला क्या है पतला हो गया। तो इसी प्रकार से अपना जो गर्भाशय होता क्या होता, गर्भाशय होता, ये यहाँ पर क्या है चौड़ा हिस्सा दिखा रहा, नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा तो क्या हो रहा, सकरा होता जा रहा। तो जो गर्भाशय का जो शेप होता है, आकार होता है, वो कैसा होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का। ठीक है, तो एक अपना क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो गर्भाशय है उसका आकार कैसा होता है, किस शेप का होता है, वो उल्टे नाशपाती के आकार। तो गर्भाशय का हो गया। अब गर्भाशय क्या तीन भागों से मिलकर के बना होता है, किससे, तीन भागों में बटा होता है। गर्भाशय जो है अपना तीन भागों में बटा है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ऊपर पार्ट दिख रहा है, ये मोटा पार्ट, ये जो मोटा पार्ट दिख रहा है ये क्या होता है, अपना गर्भाशय बुध्न या फंडस। और ये आपको ये जो खाली पार्ट दिख रहा है, ये जो खाली पार्ट है ये क्या होता है, अपना बॉडी पार्ट होता है। क्या होता है, बॉडी पार्ट। ठीक है, या इसको शरीर भी बोलते हैं। ये जो पतली पतली नाल यहाँ पर शुरू होती है, यहाँ पर ये जो पतली पतली नाल शुरू होती है इसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा या सर्विक्स बोलते हैं। तो इनके करते हैं हम नामकरण करते हैं। ये आपको समझ में आ गया इनके पार्ट के बारे में। तो ये पार्ट हम यहाँ इनको साफ कर दें। तो आपको क्या, यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर हम साइड में लिखते जाएं, एक पेज ऐड कर ले रहे, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय कितने भागों में बटा हुआ है, एक नंबर पर क्या फंडस, दूसरे नंबर पर क्या है बॉडी या शरीर भी बोलते हैं इसको, इतनी अंग्रेजी तो आप जानती होंगी। तीसरे नंबर पर क्या होता है ग्रीवा। क्या होता है, ग्रीवा। ठीक है, ग्रीवा को इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो अपना जो गर्भाशय है वो किन किन तीन भागों से मिलकर के बना, फंडस, बॉडी और ग्रीवा। ठीक है, अब इनके काम क्या होते हैं। जो अपना क्या होता है फंडस होता है, देखो यहाँ पर अपना ये जो फंडस पार्ट। अब जैसे आपको जब सबसे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया बताई थी। तो अपना जो निषेचन कहाँ हो रहा था, इसमें डिम्ब वाहिनी में यहाँ पर निषेचन हो रहा था, यहाँ पर निषेचन हो रहा था। निषेचन के बाद जो अपना क्या बना था, युग्मक बना था, या अपना क्या द्वितीयक अंडाणु बना था। क्या बना था, द्वितीयक अंडाणु। वो क्या होता वापस कहाँ आता, गर्भाशय में आता। कहाँ आता, गर्भाशय में। इसके बाद इसका क्या होता, अंतरारोपण होता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन या अंतरारोपण की जो सबसे अच्छी जगह मानी जाती है वो किसको मानी जाती है, फंडस वाले रीजन को मानी जाती है। किसको मानी जाती है,
फंडस वाले रीजन को। यहाँ पर जो अंतरारोपण होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जो बेस्ट साइड होती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, वो होता है अपना फंडस पार्ट या गर्भाशय बुध्न पार्ट। और जो बॉडी पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये क्या करता है, जगह ज्यादा देता है। दोनों में क्या अंतर है, ये क्या है, बेस्ट पार्ट है इम्प्लांटेशन के लिए। यहां पर क्या होती है, मतलब स्पेस, यहां पर जगह ज्यादा होती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन या अंतरारोपण के लिए। किसका अंतरारोपण, द्वितीयक अंडाणु का। और अपनी जो क्या होती है ग्रीवा होती है, ग्रीवा किसमें हेल्प करती है, ग्रीवा क्या, कॉन्ट्रेक्शन में। जब बच्चे का जब क्या होता है, प्रसव होता है, तो उसकी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, बहुत मजबूत होती हैं, तो वो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है। अभी उनके बारे में बताएंगे, संकुचन में हेल्प करती है। तो फंडस का क्या है, सबसे अच्छी जगह है। वैसे स्लाइड में आपको सब लिख दिया है, तो यहाँ लिखने का कोई मतलब है नहीं, आपको बस सुनते जाना अच्छे से, बाकी आपको सब लिखा मिल जाएगा नोट्स में। तो अपने फंडस क्या है, फंडस क्या सबसे अच्छी जगह है किसके लिए, अंतरारोपण के लिए। किसका अंतरारोपण, द्वितीयक अंडाणु के लिए। और जो अपनी बॉडी पार्ट होती है, ये क्या होती है, ये सबसे ज्यादा जगह प्रदान करती है। जगह क्यों प्रदान करेगी, वहां पर क्या जगह, ये खाली हिस्सा दिख रहा है आपको बहुत ज्यादा, ये क्या है, यहाँ पर जगह ही ज्यादा है, तो इस वजह से क्या करती है, जगह प्रदान करती है। ठीक है, इसकी जो अपनी क्या होती है, गर्भाशय की ये दीवार है, गर्भाशय की ये जो दीवार दिख रही होंगी आपको, ये जो गर्भाशय की दीवार दिख रही है, यहाँ पर क्या जुड़ता है अपना, जो अपना क्या होता है, द्वितीयक अंडाणु होता है, यहाँ पर आके जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या, दीवार से चिपकना, किसी चीज का इम्प्लांट, सुना इम्प्लांट वर्ड तो सुना होगा, किसी चीज से कोई चिपक रही है, इम्प्लांट हो रही है, उसमें धस रही है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, अंतरारोपण कहते हैं। ठीक है, किसी चीज को रोपित करना, जैसे प्लांट वगैरह को रोपित करते हैं, जमीन में धसाते तो है उसको। तो ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये जो बॉडी पार्ट होती है, क्या होती है, जगह ज्यादा होने की वजह से करती है। यहाँ पर इतना सारा ये बाइडर चौड़ा भाग होता है, इसलिए यहाँ पर जगह ज्यादा होती है, जगह ज्यादा है तो उसको क्या, अंतरारोपण के लिए जगह भी ज्यादा प्रदान करेंगे। और अपनी जो ग्रीवा पार्ट होता है, ठीक है, ये ग्रीवा पार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करता है बच्चे, जब यहाँ पर ये बेबी बन जाता तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पर एक पूरी, जिसको हमने क्या दिया था, बर्थ कैनाल का नाम दिया था, जन्म मार्ग का, तो वो किस किस से मिलकर के बना था, अपने किससे, ग्रीवानाल से, और किससे, वजाइना से। ठीक है, तो ये उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये आपको गर्भाशय आपको समझ में आ गया। अब गर्भाशय के बाद देखते हैं हम क्या, अंडवाहिनी। किसके बारे में देखते हैं, अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी क्या होती है, एक नली होती है जो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ठीक है, अब ये क्या है, इस नली में क्या होते हैं, कुछ भाग होते हैं, ये क्या 3 भागों से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने किसके बारे में, अंडवाहिनी नली के बारे में। तो ये वाला पेज चलो एक अलग से ऐड कर लेते हैं, अंडवाहिनी नली। यहाँ पर लिखते हैं भैया कौन सी, अंडवाहिनी नली। ठीक है, तो जो अपनी अंडवाहिनी नली है, ये भी क्या है, 3 भागों से मिलकर की बनी है। नंबर 1 पर क्या, कीप, दूसरे नंबर पर क्या, एम्पुला, एम्पुला, और तीसरे नंबर पर क्या है, इस्थेमस। तीसरे नंबर पर क्या है, इस्थेमस। ठीक है, 3 भागों से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर डायग्राम से आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो अपना कीप वाला पार्ट होता है, ये कीप वाला पार्ट क्या होता है, बहुत पतला पार्ट होता है। इसके पहले एक छोटा सा पॉइंट और बताना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पोर होता है, एक छिद्र, ऐसा ट्यूब जैसी संरचना होती है। क्या होती है, ट्यूब जैसी संरचना होती है। इसका काम क्या होता है, तो ये अपनी क्या, अंडाशय, क्या है, अंडाशय। अंडाशय ने क्या बनाए, अंडे बनाए। मान लो इसके अंदर ये अंडा बना है, एग्जाम्पल के तौर पर बनाते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ से एक अंडा बना, इसने इस अंडे को मुक्त किया, अब ये अंडा क्या, हवा में तैर रहा, तो इसको क्या करते हैं, ये जो झल्ली जैसी संरचना दिख रही है, फिम्बरी, ये इसको अपनी तरफ खींचते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये इस तरफ जाएगा, तो इस द्वार से ये जो छिद्र दिख रहा है, इससे कहाँ चला जाता, अपने कीप वाले भाग में जाता है। कहाँ जाता है, कीप वाले भाग में। अब ये कीप वाले भाग से जाता हुआ आगे जाता है यहाँ पर एम्पुला वाले भाग। जो अपना क्या होता है, तुम्बिका या एम्पुला वाला जो भाग होता है, या तो चौड़ा होता है। अब इसका चौड़ा होने का भी रीजन हम बता देंगे आपको। इसके बाद क्या होता है, ये जो पतली पतली संरचना होती है, यहाँ पर ये क्या, संकीर्ण पथ, उसके नाम से ही पता चला, संकीर्ण, नैरो पाथ। ठीक है, क्या है, नैरो, संकीर्ण पथ या इस्थेमस। यहाँ पर क्या होती है, ये बनी होती है किसकी, एपिथेलियम, उपकला की बनी होती है। यहाँ पर क्या होती है, रोम जैसी संरचना होती है, कुछ पतली पतली रोम जैसी यहाँ पर संरचना होती है। रोम तो आप जानते हो, पतली पतली ऐसे रोम बना दे, ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है, इसमें क्या है, रोम जैसी पतली पतली क्या संरचना बनी है। अब इन संरचनाओं का काम क्या, वो भी हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, इतना समझना है कि कीप क्या होता है, कीप क्या होती है, पतली फनल लाइक क्या होती है, संरचना होती है। एम्पुला क्या होता है, एम्पुला क्या होता है, चौड़ा या वाइडर पार्ट होता है, उसका भी हम काम बता रहे हैं। इस्थेमस पार्ट क्या होता है, इस्थेमस ये पार्ट यहां से शुरू हुआ, ये आया इस्थेमस पार्ट, एम्पुला तक जाता है। कहां तक जाता है, तुम्बिका या एम्पुला तक जाता है। ये अपना क्या होता है, संकीर्ण पथ या इस्थेमस। और ये बना किसका है, उपकला का। किसका बना, उपकला, एपिथेलियम का। ठीक है, ये यहां तक आपको इतने समझ में आ गए। अब हम इनके कार्य के बारे में बता रहे हैं। एम्पुला चौड़ा क्यों होता, यहां पर देखते हैं। मान लो
छोटा सा बना दो। ये अपना यूट्रस है, ये यहाँ से गया, कौन सा जा रहा अपना संकीर्ण पथ जा रहा। इसने क्या किया, यहाँ पर चौड़ा सा एक हिस्सा बनाया और यहाँ से ये आ गया। एक ही तरफ का हिस्सा बना लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये एम्पुला है, ये इस्थमस यहाँ से आया, इसने क्या फिमरी जैसी स्ट्रक्चर बना दी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो अपना चौड़ा हिस्सा है ये क्या है, तुम्बिका है। क्या है, तुम्बिका। तुम्बिका, या इसी को हमने क्या बोला था, एम्पुला बोला था। क्या बोला था, एम्पुला। तो ये चौड़ा क्यों होता है, इसका भी क्या होता है रीजन। जैसे मान लो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। जैसे मान लो यहां से क्या आ रहा है, अपने शुक्राणु आ रहे हैं, यहां से अपने शुक्राणु आ रहे हैं। अब यहां से शुक्राणु, और यहां से क्या आ रहा था, अपना अंडाणु आ रहा था। क्या आ रहा था, अंडाणु आ रहा था। यहाँ पर क्या अपना अंडाणु है। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती कैसे है, जैसे मान लो अपना क्या है, एक अंडाणु है, ये क्या है अंडाणु। तो इसके क्या होते हैं, चारों तरफ से क्या होते हैं, शुक्राणु उस पर आक्रमण करते हैं। इस पर चारों तरफ से क्या होते हैं, शत्रुओं का क्या होता है, आक्रमण होता है। शत्रु नहीं होते, शुक्राणु तो अपने फ्रेंड होते हैं, उसी से क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना शत्रुओं का आक्रमण हुआ है। तो ये जो अपना क्या होता है, अंडाणु होता है या ओवम होता है, इस पर क्या होते हैं, शुक्राणु क्या करते हैं, चारों तरफ से क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। अब वो आगे की प्रोसेस है, कैसे अंदर घुसेंगे, क्या होता है निषेचन, वो हमें आगे देखना। अभी इतना समझना कि इस पर क्या चारों तरफ से आक्रमण करेंगे। अब चारों तरफ से आक्रमण करेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, जो अपना एम्पुला होता है, तुम्बिका वाला भाग होता है, ये क्या होता है, चौड़ा होता है। यही जो अपनी जगह होती है, इसी जगह को क्या बोलते हैं, निषेचन की जगह होती है। जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो जगह होती है वो कहाँ होती है, तुम्बिका। तुम्बिका में ही निषेचन होता है। ये क्या होता है, नीट का क्या होता है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्बिका में क्या होता है, निषेचन होता है इस जगह पर। निषेचन के लिए जगह, निषेचन के लिए क्या करता है, ये जगह प्रदान करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट में शायद एक बार पूछ भी चुके हैं कि जो एम्पुला मतलब निषेचन की जगह कहां पर होती है, निषेचन होता कहां पर। तो निषेचन कहां पर तो होता है, एम्पुला पर होता है। कहां पर होता है, एम्पुला। अपने कीप से कहा हुआ था, अंडाणु कहां पहुंचा था, ये जो अपना क्या था, कीप वाला भाग था। ये क्या था, कीप वाला भाग। यहां से क्या हो रहा था, अंडाणु यहां से आगे जा रहा था, यहां आया एम्पुला वाले भाग, यहां रुक गया। तो कीप का आपको काम समझ में आ गया। कीप के पास क्या आया, इस्थमस आया। इस्थमस या अपना क्या था, संकीर्ण पथ। अब इसी पर बार बार नाम लिखने में क्या समय जाता है, आपको बता चुके हैं क्या होता है, संकीर्ण पथ होता है। क्या होता है, संकीर्ण पथ। ठीक है, ये संकीर्ण पथ क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक निषेचन हो गया, क्या होगा, निषेचन हो गया। अब मान लो यहाँ पर ये निषेचित हो चुका है, इसके अंदर निषेचन हो चुका है। मान लो इसके अंदर क्या शुक्राणु घुस गया है। ठीक है, निषेचन हो चुका है, ये क्या बन गया, द्विगुणित अंडाणु बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां से वापस आएगा। तो अंडाणु कहां से वापस हो गया था अपने, किससे, इस्थमस या संकीर्ण पथ वाले भाग से आता। उसमें जो रोम वाली संरचना थी वो किस लिए थी, वो इसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आपने देखा नहीं है, रोम ऐसे ऐसे हिलते हैं तो कोई चीज आगे बढ़ती जाती है। जैसे हम ऐसे ऐसे करते जाएं तो क्या अपनी तरफ खींचते हैं, देखे होंगे जादू वाले होते हैं, ऐसे उंगली चलाते हैं अंदर खींचते। लेकिन यहाँ पर क्या जादू नहीं होना, यहाँ पर क्या होती है, जो अपनी संकीर्ण पथ होती है उसमें क्या होती है, उपकला की कुछ संरचनाएं होती हैं। वो क्या होती है, रोम जैसी संरचना बनाती है, जो क्या करती है, अंडाणु को खींचने का काम करती है। तो यहाँ से अंडाणु होता हुआ कहाँ जाता, गर्भाशय में जाता। कहाँ जाता, गर्भाशय में। ये मान लो यहाँ से अपना क्या, गर्भाशय बना है। ठीक है, ये अपना क्या है, गर्भाशय बना है। ये दो कलर हो गए तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी। ये क्या है, अपना गर्भाशय है, ये गर्भाशय। ठीक है, और ये जो ऊपर है ये गर्भाशय का पार्ट है, कौन सा, फंडस वाला पार्ट। इतना आपको क्या, अंडवाहिनी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अंडवाहिनी 3 भाग होती है, कीप अपना क्या, तुम्बिका और क्या, संकीर्ण पथ। कीप का काम क्या होता है, अंडाणु को कहां पहुंचाना है, तुम्बिका तक। तुम्बिका में क्या होता है, निषेचन क्रिया होती है। निषेचन के बाद जो द्विगुणित अंडाणु बनता है वो कहां जाता है, अपने संकीर्ण पथ से होते हुए कहां जाता है, गर्भाशय पर जाता है। अब इसके बाद देखो और क्या है इसमें समझाने वाला। हाँ, इसके बाद ये जो झल्ली है, झल्ली के बारे में आपको क्या एक हिसाब से बता ही चुके हैं। इसको बोलते हैं फिमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिमरी। इसका काम क्या है, यहाँ पर अंडा से क्या हुआ, अंडाणु मुक्त हुआ, इसको क्या करते हैं, खींचने का या उसको अपने पास बुलाने का काम किसका होता है, झल्ली का। झल्ली, इसको हम क्या बोलते हैं, फिमरी। इसका भी काम क्या होता है, अंडाणु को खींचने का। यहाँ से जो अंडाणु मुक्त हुआ है, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, अपने कीप में जाएगा। उसके बाद तुम्बिका, तुम्बिका से संकीर्ण पथ से होते हुए कहाँ पर आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता। तो झल्ली का भी काम समझ में आ गया। अपना जो गर्भाशय ग्रीवा या यूट्रस सर्विक्स बोलते हैं, इसका तो पता चल गया। ये क्या बनाता है, सर्विक्स कैनाल बनाता है या ग्रीवा नाल बनाता है। ठीक है, इसका काम समझ में आ गया। ग्रीवा नाल और योनि मिलकर किसका, जनन मार्ग का या बर्थ कैनाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ समझने की जो बात है वो क्या है, जो अपनी गर्भाशय होती है वो क्या होती है, 3 परतों से मिलकर के बनी होती है, 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। अब हम क्या करते हैं, इधर से हम एंट्री करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से, ये मान लो सबसे बाहर का भाग है, ये अंदर का, फिर ये उसके अंदर। तो जो अपनी सबसे बाहर के भाग होती है इसे क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम।
क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ये जो बाहर की लेयर है ये क्या होती है, पेरीमेट्रियम होती है, पेरीमेट्रियम। और इसकी जो अंदर की भाग होती है इसे बोलते हैं क्या, मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। तो ये जो अपनी बाहरी लेयर थी ये क्या थी, पेरीमेट्रियम। क्या थी, पेरीमेट्रियम। और जो अंदर की लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं हम, मायोमेट्रियम। ठीक है, अभी इनके बारे में क्या हम अच्छे से इनके फंक्शन के बारे में बताएंगे। और सबसे जो अंदर की लेयर है इसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब जो अपनी क्या होती है, पेरीमेट्रियम होती है, ये क्या होती है, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत होती है। ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत, बाहरी परत होती है। ठीक है। और जो मायोमेट्रियम होती है ये क्या होती है, मध्य की परत होती है। क्या होती है, मध्य की परत। इनके काम भी बताएंगे आपको। और ठीक है, और ये जो होती है अपनी सबसे अंदर की क्या होती है, ये क्या होती है, सबसे अंदरूनी या अंदर की परत। ठीक है, या अंदरूनी परत या अंदर की परत। ठीक है, कौन सी, अपनी गर्भाशय अंतः स्तर, इसका नाम भी लिखा है अंतः। अंतः मतलब होता है अंदर वाली, परी मतलब बाहर वाली। ये क्या होती है, गर्भाशय की क्या होती है, 4 परत होती है। अब इनके काम क्या होते हैं, जो सबसे जो अपनी अंदर की ये दिख रही है आपको, ये कुछ ऐसी टाइप की जो संरचना दिख रही है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, फोल्डेड। फोल्डेड आप समझ रहे हैं, किसी चीज को क्या, मुड़ी हुई संरचना। ठीक है, अब ज्यादा फोल्डेड होगी तो क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया या सतही क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसका होने का मतलब क्या है कि जो अपना क्या होता है, ये द्वितीय कंडाणु आता है, इसको इम्प्लांट करने के लिए क्या होती है, जगह भी ज्यादा मिल जाती है। और ये काम होगा। इसके अलावा क्या होती है, जब अपनी क्या होती है, आतर्वत साइकिल या आतर्वत चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत जो अपनी क्या होती है, ब्लीडिंग दिखाई देती है, जो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। वो कुछ नहीं होता, वो क्या होती है, जो अपनी एंडोमेट्रियम की ये लेयर होती है या अंतः गर्भाशय अंतः स्तर होता है, ये क्या होता है, टूटने लगता है। तो ये क्या होती है, टूट टूट के निकलती है। तो हमें लगता है ब्लीडिंग हो रही है, ये ब्लीडिंग नहीं होती। एक्चुअल में क्या होती है, ये अपनी जो परत है ये क्या होती है, टूटना चालू हो जाती है। जब हम क्या होंगे, आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम इसको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अभी आपको इतने इसके बारे में समझना कि ये क्या करती है, अंतरारोपण के लिए करती है। सरफेस ये फोल्डेड होती है तो अंतरारोपण के लिए करती है, सतही क्षेत्रफल ज्यादा प्रदान करती है। इसके अलावा जो अपनी क्या होती है, मायोमेट्रियम होती है या गर्भाशय पेशी स्तर होती है, ये क्या होती है, बहुत मस्कुलर होती है, मोटी होती है। ये करती है जब डिलीवरी या क्या होती है, प्रसव के दौरान क्या करती है, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है। मान लो यहाँ पर, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, मान लो यहाँ पर हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेबी क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो अपनी मायोमेट्रियम होती है करती है, प्रसव में क्या करती है, सहायता करती है। जब डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती है, सहायता करती है। अब इसके बाद हम समझते हैं योनि के बारे में। किसके बारे में, योनि के बारे में। तो योनि क्या है अपना, यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ग्रीवा की बात क्या होती है, जो संरचना स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं, हम योनि कहते हैं। अब योनि क्या होती है, बहुत अम्लीय नेचर की होती है। क्या होती है, इसमें जो इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर की होती है। अब एसिडिक नेचर की क्यों होती है, इसका भी रीजन बताएंगे। और एसिडिक नेचर की होती कैसे है, इसका भी रीजन बताएंगे, बस आपको सुनना है। ठीक है, तो जो अपनी क्या होती है, योनि होती है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने, यहाँ पर ये बहुत सारा ये क्या एसिड दिखा दिया आपको, एसिड दिखा दिया या अदर पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है, योनि है। ठीक है, ये फील्ड है। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करते हैं, यहाँ पर ये जो म्यूकस की कोटिंग होती है, यहाँ पर म्यूकस की लेयर होती है, उसको खा करके उसको खाएंगे तो उसको किस में कन्वर्ट करें, उसका किण्वन करते हैं। किण्वन प्रोसेस आपने पढ़ी है फर्मेंटेशन की। जब किण्वन की प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो उससे करते हैं अकार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए, अगर HCl यहाँ पर डाल देंगे, HCl तो आप जानते हो कितना हाईली एसिडिक होता है। HCl के बारे में तो आपने सुना होगा, जो अपने स्टोमक में होते हैं उसके pH। अगर HCl को किसी के ऊपर डाल दे तो क्या पूरी तरीके से जल जाए। अगर यहाँ पर एसिडिक HCl अगर अम्ल होता तो वो यहाँ पूरा हिस्सा जल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर वो HCl नहीं होता, यहाँ पर क्या होता, कार्बनिक क्या होता, अम्ल होता। ठीक है, और इसको बनाता कौन है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता। कौन बनाता, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और बनाता कैसे है, किसकी, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब किण्वन करते किसका है, तो म्यूकस का करते हैं। म्यूकस को खाएंगे, उसी से किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको कार्बनिक अम्ल में। अब यहाँ पर अम्ल की जरूरत क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो जो अपनी क्या होती है, ये जो अपना ह्यूमन नेचर, अपनी जो बॉडी है, इसको क्या है कि कहां से परिवर्तित हो, बंदरों से परिवर्तित होते होते हम ह्यूमन आए हैं। तो उसमें क्या था, जो पहले जो अपनी योनि होती थी वो क्या होती, खुले तौर पर होती है। अब तो क्या करते हैं, हम कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, उससे भी ढक जाती है। तो पहले क्या था कि ये खुले तौर पर रहती थी। तो इससे क्या है, यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस क्या होते, बढ़ जाते थे। जैसे मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई अदर पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, वहां पर इन्फेक्शन करेगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एसिड होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो ये जो अपना क्या होता है, यहाँ पर ये जो योनि होती है, ये क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। क्या कैसी होती है,
अम्लीय प्रकृति की। और क्यों होती है? ताकि यहां पर क्या ना हो सके, इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके, ठीक है, इसलिए क्या होती है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको यहां पर ये दिख रहा होगा, ये छिद्र टाइप का दिख रहा है, तो ये जो छिद्र होता है ये क्या होता है, पोर जैसी, इसमें क्या होती है, छिद्र युक्त संरचना होती है। आपने क्या हाइमन के बारे में सुना होगा, हाइमन क्या होती है, छिद्र युक्त क्या होती है, परत होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो पहले के जो छोटी, या ये समझो कि निचले एकदम निम्न कोटि के जो विचारधारा के लोग हैं, उनका मानना ये रहता है कि अगर हाइमन की परत नहीं है तो जो स्त्री है उसका क्या कौमार्यपन क्या हुआ, खत्म हो चुका है। लेकिन ये क्या है, एक सब मिथ्या है, क्योंकि ये जो अपनी हाइमन होती है, कौमार्यपन ये होती है अपनी क्या हाइमन परत होती है, ये क्या होती है, किसी भी रीजन की वजह से टूट सकती है। अगर देखा जाए तो खेल कूद की वजह से भी क्या होती है, ये टूट सकती है, क्योंकि क्या होती है, पतली होती है और ये छिद्रयुक्त होती है। छिद्रयुक्त नहीं होती तो क्या, यहाँ पर ये जो अपना क्या बना था, अपनी जो एंडोमेट्रियम थी, अगर ये टूटेगी तो इसमें से निकलेगी कैसे, इसलिए क्या होती है, जो हाइमन होती है क्या होती है, छिद्रयुक्त होती है, पतली क्या होती है, पोरयुक्त क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। तो इससे जो भी अपना जो मटेरियल होता है, जो बन रहा है, वो क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। तो ये जो अपनी हाइमन होती है, ये माना जाता है कि जो अपना पहला इंटरकोर्स होता है, जो पहला संभोग के दौरान क्या होती है, ये टूट जाती है या फट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या होती है, कभी कभी किसी बच्चे में क्या होती है, जन्म से ही नहीं होती है, क्या होती है, जन्म से ही नहीं होती है, या इसके अलावा क्या होती है, हॉर्स राइडिंग वगैरह करते टाइम भी टूट जाती है, या खेल कूद में भी टूट जाती है। तो ये जो आप ये भ्रांति दिमाग मतलब दिमाग में रखे रहते हैं कि अगर हाइमन है तो वो क्या है, वर्जिन है। वर्जिन वर्ड आपने सुना होगा, वर्जिन या कौमार्यपन या कुमारी, तो ये क्या होती है, ये एक मिथ्या है, ये जो बहुत झूठी मिथ्या है, ये गलत है, दिमाग में जो रखिएगा। पहले क्या था, इसी के हिसाब से आधार पर तय किया जाता था कि मतलब हाइमन के आधार पर कि वो क्या कौमार्य है या नहीं है, ठीक है। तो ये कोई संकेत नहीं है कि अगर हाइमन है तो वो वर्जिन है, अगर हाइमन नहीं है तो वो क्या है, नॉन वर्जिन है, या उसकी वर्जिनिटी लूज हो चुकी है। तो आपको क्या इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एसिडिक क्यों होती है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। एसिडिक इसलिए क्या करते हैं, जो अपनी योनि वगैरह है तो इसको करते हैं, साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। जो अपने क्या होती है, जो क्षारीय साबुन आते हैं, अगर क्षारीय साबुन लगाएंगे वहां पर तो क्या होगी, जो उसकी अम्लता होगी वो क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, जिससे वहां पर क्या इन्फेक्शन होने के क्या होते हैं, चांस बढ़ जाते हैं या मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको योनि को साफ करने के लिए भी क्या होती है, कुछ लिक्विड आते हैं जिसको क्या करते हैं, उनके थ्रू साफ करते हैं। और हाँ, हाइमन एक जो क्या होती है, टिम्पेन आता है। टिम्पेन में क्या होती है, एक संरचना होती है, जिसको हम एक क्या आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देंगे। टिम्पेन एक इस टाइप की क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है, ये कॉटन की बनी होती है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर फंसाते हैं योनि में, ताकि ये क्या करती है, ब्लड को, ये जो एंडोमेट्रियम की जो टूटती है, इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जैसे अपने पैड वगैरह आते हैं, सैनिटरी पैड वगैरह, उसी तरीके से क्या होती है, टिम्पेन होती है। तो जब टिम्पेन को लगाते हैं, यूज करते हैं, तब भी क्या होती है, हाइमन फट जाती है। तो ये कोई रीजन नहीं है कि अगर हाइमन है तो वो वर्जिन है, और हाइमन नहीं है तो वो क्या, उसकी वर्जिनिटी लूज हो चुकी है, ठीक है। तो आपको यही सब तो सीखना है आपको। इसी को तो कहते हैं कि क्या सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको इतना सब पता रहेगा तो आप उतनी छोटी सोच के स्टूडेंट नहीं रह पाओगे, ठीक है। आप अपने से क्या हो, दूसरे को बता भी सकोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो गर्भाशय गुहा आपको बता चुके हैं, जो अपनी क्या होती है, यूट्रस कैविटी होती है, इसी को अपनी बॉडी वाला पार्ट बोलते हैं। तो आपको क्या ये पूरा आपको क्या समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम अभी एक डायग्राम जो भी कोड दिया था, इस वाले डायग्राम में देखते हैं। जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय कहाँ होता है, अपने जो मलाशय होता, मलाशय और क्या मूत्राशय, इनके बीच में फंसा होता है। जैसे देखो ये क्या है, ये अपना क्या है, गर्भाशय है, ठीक है। ये पीछे की तरफ क्या है, ये मलाशय है, और ये क्या, मूत्राशय। तो ये मलाशय और सॉरी मूत्राशय और मलाशय के बीच में क्या है अपना, ये यूट्रस है, ठीक है। तो अब अगर पूछ लिया जाए जो अपना मलाशय वो गर्भाशय होता है, वो किन के बीच में उपस्थित होता, तो आप बता सकोगे किन के बीच में होता है, अपने मलाशय और किसके, मूत्राशय के बीच में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट है। चलो बाह्य जननेंद्रिय पर पहुंचने से पहले क्या करते हैं हम एक बार किसकी, अपनी अंडाशय की स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में समझ लेते हैं, अंडाशय। अब ऐसा तो है नहीं है कि अंडाशय हवा में उड़ता रहेगा, हवा में तो तैरेगा नहीं, वो किसी ना किसी चीज से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। कैसे जुड़ा होगा ये हमें देखना है। तो अपना जो अंडाशय होता है, अंडाशय क्या होता है, एक अपनी श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है, और कैसी, गर्भाशय भित्ति से। इसके अलावा ये क्या रहता है, उदर की भित्तियों से भी जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, उदर की भित्तियों से, ठीक है। तो जो अपनी क्या होती है, जो अंडाशय होती है, वो श्रोणि भित्ति से किसके द्वारा जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है दोलायमान अस्थि या सस्पेंसरी लिगामेंट से। जो दोलायमान अस्थि अपनी क्या होती है, स्नायु होते हैं, उनके द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है अंडाशय किससे, श्रोणि वाले भाग से। और जो अपनी अंडाशय होती है वो गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो वो जुड़ी होती है डिंब ग्रंथि स्नायु या ओवेरियन लिगामेंट से, ठीक है। ये आपको नाम याद कर लेने हैं, अगर हो सके तो अंग्रेजी में याद करोगे तो बहुत अच्छा है। क्या, जो अपने क्या होते हैं, जो ओवरी, इससे याद करने में भी सहूलियत होगी। जो ओवरी किससे जुड़ी है, अपने किससे, यूट्रस से, ठीक है। तो वो हो गया क्या, ओवेरियन
लिगामेंट। और जो अपनी किससे जुड़ी है, किससे, एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी है, तो उसे क्या बोला हमने, मीजोवेरियम स्नायु। ये जो तंतु जैसे लाल लाल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या होती है, स्नायु या लिगामेंट होते हैं। स्नायु के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो टिश्यू वाला चैप्टर है अपना, इसमें क्या सेल्स वगैरह टिश्यू वगैरह पढ़ाए गए, उसमें आपने पढ़ा होगा। और दोलायमान, दोलायमान क्या होता है, दोलाय का मतलब ही होता है ये झूले नुमा ऐसी संरचना। ये क्या डोल रहा है ऐसा, झूले जैसा, ठीक है। तो इसकी संरचना पर नाम दे दिया दोलायमान अस्थि, ठीक है। ऐसे बोल दिया हमने क्या, सस्पेंसरी बोन लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी के बाहर कुछ परतें दिख रही हैं। तो जैसा अपना क्या था, बिरसड़ थे, बिरसड़ के बाहर भी क्या थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की एक परत थी। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो परत थी, उसकी वजह से क्या हो रही थी, अपने बिरसड़ को क्या सुरक्षा प्रदान हो रही थी, क्या मिल रहा था, सुरक्षा मिल रही थी। इसी प्रकार से जो अपनी क्या होती है, ओवरी होती है, अंडाशय होती है, इसके अंदर भी क्या होती है, जो ग्रीन ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है, ये क्या होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है, वही होता है। इसके अलावा एक परत और दिख रही होगी यहाँ पर आपको ब्राउन कलर की, शायद शो हो रही है, ब्राउन कलर की आपको क्या एक परत दिख रही है, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर की परत दिखती है, इसको बोलते हैं जर्मिनल लेयर या जर्मिनल परत। अब आपने ऐसा देखा था बिरसड़ में, बिरसड़ में क्या थी, जो जर्म लेयर थी या जर्म कोशिकाएं थी, वो क्या कर रही थी, शुक्राणुओं का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पर केस क्या होता है, विपरीत होता है। यहाँ पर क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण पहले से, जन्म से पहले ही हो जाता है। अब इन पर क्या हम आगे चर्चा करेंगे, बस आपको यहाँ देखना, ये क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण नहीं करती है, अंडाणुओं का निर्माण नहीं करती। जैसा आप सोचो कि उसमें शुक्राणु का निर्माण कर रही थी, तो ये किसका कर रहा है, अंडाणु को। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो जर्मिनल लेयर है, ये क्या होती है, अंडाणुओं का निर्माण नहीं करती है। अब ये मतलब लेयर है, तो एक अवशेषीय अंग के तौर पर क्या होती है, बच जाती है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा जो अपनी क्या थी, अंडाशय, ये कैसे क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, और कैसे ये अपनी पोजीशन पर क्या होती है, स्थिर रहती है, ठीक। ये अपना क्या गर्भाशय, वो क्या होती है, सुरुड़ी भित्ति है, ऊपर जो होता है वो उदर गुहा की भित्ति होती है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अब गर्भाशय की परतों के बारे में आपको बता चुके थे हम, ठीक है। जो अपनी 3 परतें थी, सबसे बाहरी थी पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद एंडोमेट्रियम। वजाइना के बारे में भी आपको बता चुके हैं, तो वजाइना के बारे में आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। हाइमन के बारे में भी आपको बता चुके हैं। हाइमन क्या होती है, छिद्रयुक्त संरचना होती है, जो क्या होती है, पहले संभोग के दौरान फट जाती है, या क्या होती है, या किसी भी धक्के आघातों की वजह से भी क्या हो जाती है, फट जाती है। अगर वो हाइमन के आधार पर वर्जिनिटी का वाला कोई वो नहीं होता कि वर्जिनिटी हम बता सके कि वो वर्जिन है या नॉन वर्जिन है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, अपने क्या है, जो अपना क्या बाह्य जननेंद्रियां है, ये होती है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू आप समझोगे तो आपको क्या अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थ्योरी तो क्या आपको मिल ही जाएगी नोट्स में, तो वहां पर से आप डायरेक्ट थ्योरी रीड कर ले। तो इसमें देखते हैं आप, यहाँ पर आपको क्या डार्क कलर का, ये ब्राउन कलर की क्या संरचना दिख रही होगी, जिसमें व्हाइट व्हाइट डॉट कलर की संरचना दिखाएंगे। तो आपको जैसे जो अपने बाह्य जननेंद्रिय होता है, तो उसमें क्या होता है, एक योनि के ऊपर जो अपना बाहर का जो एरिया होता है, उसमें क्या होता है, मांसी या मांसल क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, बाल, बाल होते हैं, क्या होते हैं, हेयर। तो ये जो संरचना होती है, इसको नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जगन सेल या मॉन्स प्यूबिस। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। ये क्या होती है, बसा युक्त ऊतकों से बनी होती है, फैटी टिश्यू से बनी होती है। ये क्या होती है, गद्दीनुमा संरचना होती है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक। इस पर क्या होती है, हेयर होते हैं, हेयर से क्या करती है, वजाइना को करते हैं कवर करते। इसके जस्ट नीचे क्या होते हैं, दो, जैसे अपनी हॉट जैसी संरचना आपकी क्या होती है, कुछ स्ट्रक्चर होती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन, क्या वृद्ध भगोष्ठ बोलते हैं, या लेबिया मेजोरा। इस पर भी क्या होती है, हल्की हल्की क्या होती है, रोम जैसी संरचना होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या करते हैं, अपने जो योनि का जो अंदर का पार्ट है, उसको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अब सुरक्षा कैसे, जैसे यहाँ पर कोई क्या इंसेक्ट वगैरह एंटर ना कर पाए, यहाँ पर क्या कोई बैक्टीरिया वगैरह आक्रमण ना कर पाए, जिससे क्या हो, इन्फेक्शन ना हो पाए। तो जो पहले हमने बताया था कि योनि का जो विकास हुआ था, वो योनि के ये सुरक्षा आवरण का विकास किस समय से हुआ था, जब क्या था, बंदरों से लेकर के। पहले क्या थे, कपड़े तो वगैरह पहनते नहीं थे, तो इनको कवर करने के लिए कुछ क्या होती है, नेचुरल या प्राकृतिक क्या थी, संरचनाएं थी हमारे शरीर में। तो इसी हिसाब से क्या आती है, ये संरचना अभी भी है, ठीक। तो इन संरचनाओं का काम क्या है, ये जो बाल आते हैं, इन बालों का काम केवल ये होता है कि इनको क्या करते हैं, जो अपनी क्या है वजाइना, ये योनि के जो अंदर का भाग होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। जिससे क्या हो गया, डस्ट वगैरह या कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर ना जा पाए, जिससे इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो अपनी बाहरी की संरचना होती है, मोटी मांसल संरचना होती है, इसको बोलते हैं बृहद भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसी के अंदर क्या होती है, पतली पतली संरचना होती है, ये आपको ऑरेंज कलर की संरचना दिख रही है, ठीक है। इन संरचनाओं को बोलते हैं कि लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पिंक कलर के 2 पोर दिख रहे होंगे। तो ये जो ऊपर की तरफ ये जो पोर होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा ओरिफिक, ठीक है, मतलब मूत्र मार्ग द्वार होता है ये, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ दिखता है, ये होता है योनि द्वार। क्या होता है, ये जो आपको नीचे की तरफ पिंक कलर का ये संरचना दिख रही है, ये होती है योनि द्वार। ये जो ऊपर की तरफ जो पिंक कलर की संरचना दिख रही है, ये होती है मूत्र मार्ग द्वार। अब इन दोनों के आसपास क्या होती है, 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे अपने में भी थी, क्या थी, ग्रंथियां थी, जैसे पुरुषों में भी क्या थी, ग्रंथियां थी।
तो पुरुषों में कौन सी थी, पृष्ठ ग्रंथि थी, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि थी। ठीक है, तो इसी प्रकार इनमें भी क्या होती है, कुछ ग्रंथि होती हैं। ठीक है, तो जो योनि के आसपास जो ग्रंथियां होती हैं इनको बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। ये दो आपको आसमानी कलर की, दो स्काई ब्लू कलर की दो ग्रंथि दिख रही हैं, इनको बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। अब इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, कुछ लिक्विड सीक्रेट करती हैं या कुछ द्रव क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। ये इसका काम होता है क्या, चिकनाई प्रदान करने का। ये योनि में क्या करती हैं, लिब्रिकेंट प्रदान करती हैं। ठीक, और इसी प्रकार से ये जो संरचनाएं होती हैं कहां पर, अपने मूत्र मार्ग पर कुछ संरचनाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अपने पैरामूत्र मार्ग या पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामूत्र मार्ग ग्रंथि या पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका काम क्या होता है, जैसे क्या करती है, संभोग की क्रिया होती है तो उस दौरान ये क्या करती है, म्यूकस स्रावित करती है, म्यूकस या बलगम का क्या करती है, श्रावण करती है। अब इन ग्रंथियों की जो उत्पत्ति हुई होती है, अब जैसे अपनी क्या है, जो बार्थोलिन ग्रंथि है, जो बार्थोलिन ग्रंथि है वो क्या है, जैसे पुरुषों में क्या थी, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि थी, तो जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है वो क्या होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि की कोशिकाओं, जैसे मान लो अपनी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है, जिन कोशिकाओं से बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि बनी थी उन्हीं कोशिकाओं से क्या बनी होती है, अपनी बार्थोलिन ग्रंथि। क्या बनी होती है, बार्थोलिन ग्रंथि बनी होती है। तो ये जो बार्थोलिन ग्रंथि की उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, किसकी तरह, अपने क्या, बल्बोयूरेथ्रल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, समजात। मतलब जिनकी उत्पत्ति, जिन अंगों की उत्पत्ति क्या हो, समान कोशिकाएं, समान ऊतकों से हो, उन्हें बोलते हैं हम समजात। और जिनके क्या फंक्शन या जिनके रूप क्या हो, समान हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, समरूप। अब इनके बारे में हम जब अपना एवोल्यूशन या विकास क्या पढ़ेंगे उस चैप्टर को, तब हम आपको इसके बारे में बता देंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये नीचे की तरफ क्या होता है, एनस या गुदाद्वार होता है। तो इसमें आपको हाँ, अभी एक पॉइंट और रहेगा, भग शेप। यहाँ पर ये येलो कलर की संरचना दिख रही है आपको, ये होता है क्लाइटोरिस। ये क्या होती है, उंगली नुमा संरचना होती है, छोटी सी, क्या होती है, उंगली जैसी संरचना होती है, छोटी। यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, ये क्या होती है, सबसे ऊपर के भाग तरफ होती है। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या होती है, बहुत सेंसिटिव या क्या होती है, संवेदनशील संरचना होती है। ये क्या करती है, महिलाओं में संभोग के लिए उत्तेजना उत्पन्न करती है। ठीक है, ये क्या एक्साइटेशन क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक, इसका काम ये हो। और ये अपनी क्या होती है, जो अपनी भगसेप होती है, क्लाइटोरिस होती है, ये अपने क्या पेनिस की समजात होती है। जो अपना पेनिस या लिंग था, जिन कोशिकाओं या ऊतकों से अपने किसकी, पेनिस या लिंग की उत्पत्ति होती है, उन्हीं कोशिकाओं या ऊतकों से किसकी, क्लाइटोरिस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये किसकी समजात होती है, अपने पेनिस की क्या होती है, समजात होती है, पेनिस के समजात। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी नीट के पार्ट ऑफ व्यू से क्या होती है, इंपोर्टेंट होती है। ये आपको इंपोर्टेंट लगाना है इनमें। और यहाँ पर वैसे आपको थ्योरी में लिख दिया है, बस इनकी उद्भव पूछ लेंगे कि समजात अंग कौन सी है, समजात ग्रंथियां कौन सी हैं, आपको थ्योरी में लिखी है, तो वहां पर आपको क्या करना, इनको इंपोर्टेंट पिन कर लेना। ठीक है, होगा तो अभी हम बता दे रहे हैं। हाँ, ये जो ग्रंथियां हैं समजात अंग क्या होती हैं, समजात होते हैं किसके, पृष्ठ ग्रंथि के। तो यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लगाना है इन पर। इसी तरीके से इसमें वो होगा अपनी काउपर ग्लैंड या क्या थी, बल्बोयूरेथ्रल, दोनों क्या होती है, सेम होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लगाना है। ठीक, ये क्या होती है, नीट के पार्ट ऑफ व्यू से क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना। अब हाँ, अब हम पहुंचते हैं अपने कहां पर, स्तन ग्रंथियों पर। कहां पहुंचते हैं, स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो अपनी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती है, महिलाओं का क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। अब स्तन ग्रंथियां क्या होती है, उपस्थित तो दोनों में होती है, पुरुष और क्या होती है, मादा, दोनों में होती है। लेकिन जो विकसित स्तन ग्रंथियां होती हैं, विकसित स्तन ग्रंथियां क्या होती है, मादाओं का क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। विकसित मतलब कैसा, उनसे क्या होता है, दुग्ध का निकलना या दुग्ध स्रावण, ये क्या होती है, विकसित हैं। अब ऐसा तो नहीं, पुरुषों में तो कभी तुमने दूध निकलते देखा नहीं होगा या दुग्ध का श्रावण नहीं देखा होगा, तो केवल दुग्ध का श्रावण किन में होता, मादाओं में होता। ये क्या होती है, विशिष्टता होती है। जबकि स्तन ग्रंथियां दोनों में होती है, पुरुष और मादा दोनों में होती हैं। ठीक है, पुरुष या स्त्री दोनों में होती है। अब हम इनकी संरचनाओं के बारे में देखते हैं। तो जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी ब्रेस्ट या चेस्ट से क्या होती हैं, जो अपनी क्या होती हैं, रिब्स या पसलियां होती हैं, उनसे क्या होती हैं, इंटरकोस्टल मसल के द्वारा जुड़ी होती। ये आप जब 11th का चैप्टर पढ़ा होगा आपने, बोन वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अपनी क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, अपनी रिब्स कोशिकाएं होती है, पसली परसुका, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। चलो इसको बड़ा कर लें डायग्राम को यहाँ पर। ठीक है, ये क्या अपनी पसलियां हैं। ठीक है, ये क्या पसलियां, पसलियों के बीच में क्या होती है, ये जो सॉरी ये क्या है, परसुओं के बीच की पेशियां, ये क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल होती हैं। ठीक है, क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल होती है। ठीक, अब इसके बाहर क्या होती है, पेक्टोरेलिस मेजर या बृहत अंश पेशी होता है। इसी से क्या होती है, अपनी क्या होती है, जुड़ी होती है। अब जो अपनी क्या होती है, स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियों में क्या होती है, कुछ क्या होती है, फैट लाइक संरचना होती है। ठीक है, फैट या बसा युक्त क्या होती है, संरचना होती है। इसमें कुछ बसा का जमा होता है, कुछ क्या होती है, कूप लाइक या मान लो कूप का होती है। जैसे आपने देखा होगा, अंगूर देखे हैं, ठीक है, अंगूर का एक गुच्छा बना दिया जाए पूरा, तो जो अंगूर का गुच्छा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्तन लोब। क्या बोलते हैं, स्तन लोब या स्तन कूपिका, मेमोरी लोब।
ठीक है। तो जो अपनी स्तन ग्रंथियां होती है, इसको दोबारा से छोटा कर दें, क्या होती है जो अपनी स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियों में क्या होती हैं 15 से 20 क्या होती है मेमोरी लोब या स्तन कूपकाएं होती हैं। क्या होती है मेमोरी लोब होते हैं या क्या होती है स्तन कूपकाएं। कितनी 15 से 20 क्या होती हैं मेमोरी लोब या स्तन कूपकाएं होती हैं। ठीक है। अब उनके अंदर क्या होती है छोटी छोटी संरचना होती है। जैसे हमने यहाँ पर एक आपको डायग्राम बना के बताया, आपको समझना है। अब जैसे मान लो ये क्या है, ये अंगूर का गुच्छा है पूरा। जैसे ये क्या है अंगूर का गुच्छा है, इसके अंदर यहाँ पर एक रफ आपको डायग्राम ऐड कर ले। जैसे मान लो जैसे क्या है ये डालिए, अब इसमें क्या है ये अंगूर लगा दिए, इसके ऊपर ये अंगूर लगा दिए। अंगूर तो आपने देखे ही होंगे, ये अंगूर है, ठीक, ये अंगूर लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या लगे हैं अंगूर लगे हुए हैं। अब इस गुच्छे को अगर एक राउंड संरचना के तौर पर देखा जाए, इसको हम क्या कर दें राउंड संरचना के तौर पर बना दें। तो ये जो राउंड संरचना है ये क्या होती है, ये जो बाहर इसके अंदर क्या क्या अपने अंगूर है, अंगूर के बाहर एक आवरण टाइप का बना दिया गोल गोल, तो आपको क्या एक लोब जैसी संरचना, ये कूपका जैसी संरचना दिखने लगी। ठीक है, लोब तो ये क्या होते हैं, ये अपने क्या होते हैं मेमोरी लोब, मेमोरी लोब या स्तन कूप। ये स्तन कूप नहीं, सॉरी, यहां पर होता अपना क्या, यहां पर होता है अपना स्तन पालिकाएं होती है। जो अपना लोब होता है उनको पालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या होती है अपनी स्तन पालिका होती है। क्या होती है स्तन पालिका। ठीक है, ये क्या होती है मेमोरी लोब। तो जो स्तन पालिका की संख्या होती है वो कितनी होती है 15 से 20। प्रत्येक क्या स्तन ग्रंथि में, ऐसा नहीं दोनों ग्रंथियों को मिला दिए जाए। ठीक है, एक ग्रंथि में कितने स्तन पालिका होती हैं 15 से 20 होते हैं। या मान लो जो अंगूर के गुच्छे होते हैं वो कितने होते हैं 15 से 20 संख्या में होते हैं। ठीक है, और इन प्रत्येक लोब के अंदर क्या होती हैं बहुत सारी क्या होती है कूपिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्वोलाई। इनके बारे में हम संरचना के बारे में अच्छे से देखें। जैसे मान लो ये आपको ऑरेंज कलर का क्या दिख रहा है, एक पालिका दिख रही है या लोब दिख रहा। ठीक है, क्या दिख रहा मेमोरी लोब या स्तन पालिका। इसके अंदर क्या है छोटी छोटी संरचनाएं हैं, एक कूप जैसी संरचना। कैसी कूप जैसी संरचना, जैसे आपने लंग्स में पढ़ा होगा, लंग्स से अपने फेफड़ों में पढ़ा होगा, उसमें क्या थी एल्वोलाई थी। उन एल्वोलाई में क्या हो रहा था एयर भर रही थी, या वहां से एयर क्या हो रही थी एक्सचेंज या क्या हो रही थी अदला बदली हो रही थी। इसी प्रकार से अपनी क्या होती है यहाँ पर जो क्या होता है अपना स्तन पालिका होता है। स्तन पालिका के अंदर क्या होती है कुछ कूपकाएं होती है। ये आपको येलो कलर की ये संरचना दिख रही है, ये क्या है अपनी कूपकाएं। ये जो कूपकाएं है ये कूपकाएं किन से मिलकर के बनी होती है स्रावी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है स्रावी कोशिकाएं। स्रावी कोशिकाएं मतलब क्या, जिनसे क्या हुआ मिल्क का श्रावण हो या मिल्क का सीक्रेशन हो। पहले ये कोशिकाएं किसका मिल्क का या दूध का क्या फॉर्मेशन या निर्माण करेंगी, उसके बाद इनको क्या करेंगे कहां पर छोड़ देंगी। ये जो आपको यहाँ पर ये ट्यूब ये दिख रहा है ट्यूब, ये यहाँ पर स्पेस दिख रही है आपको, कहाँ दिख रही है ये स्पेस दिख रही है। इन स्पेस में क्या करेंगे किसको दुग्ध को क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से ये दुग्ध होता हुआ यहाँ से ये होता हुआ कहां से बाहर अपने निप्पल से कहां हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कैसे कहां क्या होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। स्तन पालिका को आपको समझ में आ गया। स्तन पालिका होती है अपनी मान लो अंगूर के गुच्छे। अब एक गुच्छे में क्या होती है बहुत सारे अंगूर होते हैं। जो अंगूर हैं वो अंगूर के यहाँ अपनी कूपका या एल्वोलाई है। ठीक, अब अंगूर के अंदर ही तो रस होता है, उनको जब हम दबाते हैं तो उससे रस निकलता है। इसी प्रकार से अपनी ये कूपकाएं होती है, कूपकाओं के अंदर ही क्या होता है मिल्क होता है। अब इस मिल्क या दूध का निर्माण करता कौन है, इसका निर्माण करता है यहाँ पर ये जो आपको आसमानी कलर की संरचना दिख रही है, ये क्या होती है अपनी स्रावी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है स्रावी कोशिकाएं या सीक्रेटिंग सेल। ये क्या करती है दुग्ध का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेंगे दुग्ध का, और जो दुग्ध का निर्माण करेंगे वो यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर, यहाँ से इन्होंने क्या किया यहाँ पर दुग्ध को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये जो दुग्ध इकट्ठा हुआ है ये कहाँ पर अपनी एल्वोलाई ट्यूब में, किसमें या कूपका में। कहाँ पर ये कूपका मतलब क्या होती है राउंड संरचना जिसमें कोई चीज भरी हुई हो। ठीक है, तो कूपका में क्या होता है अपना मिल्क भर दिया। अब यहाँ पर आपको दो हार्मोन के बारे में समझना, एक होता है अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो जो अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो केवल क्या करता है दुग्ध को बाहर निकालने का काम करता है। वो दुग्ध के निर्माण में कोई सहायता नहीं करता, वो केवल क्या करता है दुग्ध को बाहर निकालने में क्या करता है सहायता करता है। लेकिन जो अपना क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है दुग्ध के निर्माण में सहायता करता है। ये आपने हार्मोन वाले चैप्टर में क्या अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर केवल हम बताएंगे किसके बारे में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आपको क्या पिंक कलर की क्या हो रही है संरचना दिख रही होंगी, ये अपनी क्या होती है स्मूथ मसल होती है। क्या होती है चिकनी पेशी होती है। क्या होती है चिकनी पेशी। इन्हीं के ऊपर क्या लगे रहते हैं कुछ रिसेप्टर लगे रहते हैं। रिसेप्टर मतलब होते हैं ग्राही।
जो किसी चीज को पकड़े या ग्रहण करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आसमान ग्रीन कलर की हमने संरचना दिखाई है कुछ इस टाइप की, ठीक है। ये क्या अपने ग्राही है, क्या है ग्राही। ये ग्रहण किसको करते हैं, ये करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। यहाँ पर मान लो ब्लड के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन आया, तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को खींच लिया या पकड़ लिया। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा इन जो ये जो कोशिकाएं हैं अपनी या चिकनी पेशी हैं, इनको करता है, इनमें संकुचन करता है। क्या करता है, संकुचन। अब मान लो यहाँ पर इसमें इस वाली ट्यूब में मिल्क भरा हुआ, क्या यहाँ पर इस डायग्राम से दिख रहा, यहाँ पर क्या इसमें मिल्क भरा हुआ। अब इसको दबाएं, इसको क्या करते हैं, दबाएं, तो यहाँ से मिल्क निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये जो आपको पिंक कलर की संरचना दिखनी होती है, ये क्या होती है, सब कहीं होती है। यहाँ पे अपनी पिंक कलर की ये जो अपनी चिकनी पेशी होती है, ये पूरी स्तन ग्रंथि में होती है। कहाँ से लेकर के, अपनी कूपकाओं से लेकर के कहाँ तक होती हैं, दुग्ध वाहिनी तक क्या होती हैं, ये अपनी क्या होती है, चिकनी पेशी होती है। और इनमें क्या होंगे, ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर या ग्राही लगे होंगे। ये क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ग्रहण करेंगे और उसको दबाते जाएंगे। यहाँ मिल्क आया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होगा, यहाँ से दूध बढ़ा, फिर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ कहाँ से आ जाता, अपने चोचक के निप्पल से होता बाहर आ जाता। अब हम देखते हैं कि दूध का जो पाथ होता है वो कहाँ से होती है, वो कहाँ जाता है। अब जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई क्या करते हैं, एल्वुलाई ये जो यहाँ पर खुल रही है, ये एल्वुलाई, ये जो एल्वुलाई है किसमें खुल रही हैं, अपनी स्तन नलिकाओं में। ये जो नलिकाओं या ट्यूब में खुल रही है, इनको बोलते हैं क्या, स्तन नलिका। क्या बोलते हैं, स्तन नलिका या मेमेरी ट्यूब्यूल। अब ये कई सारी ये जो मेमेरी ट्यूब्यूल दिख रही है आपको, ये क्या एक संरचना बनाती है, एक सिंगल ट्यूब बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने जो अपनी क्या होती है, ये बोलते हैं अपने मेमेरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तन वाहिनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ये जो आपको यहाँ से संरचना दिख रही है, ये जो संरचना है ये वाली, ये जो आपको ग्रीन कलर का ये लंबा एरो दिखाया, ये क्या होती है, स्तन वाहिनी होती है। क्या होती है, स्तन वाहिनी या मेमेरी डक्ट। क्या होती है, स्तन वाहिनी या मेमेरी डक्ट, ठीक है। अब स्तन वाहिनी कहाँ जाकर खुलती है, स्तन वाहिनी जितना सारा यहाँ से दूध इकट्ठा हुआ है वो कहाँ पर इकट्ठा भर देते हैं। अब एम्पुला के बारे में आपको बताया था, किसके बारे में, एम्पुला या तुम्बिका में। जब आपको क्या पढ़ा रहे थे, डिम्ब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब के बारे में बताया था, उसका कोई एक हिस्सा था, इसको क्या बोल रहे थे हम, तुम्बिका या एम्पुला बोल रहे थे। एम्पुला क्या होता है, एक चौड़ा भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आपको एक चौड़ा भाग दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो अपना कहाँ से स्तन वाहिनियों से होता हुआ जो दुग्ध आया वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तुम्बिका में या एम्पुला में क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा। जब यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहाँ चला जाएगा, दुग्ध वाहिनी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर हो जाएगा, कहाँ, अपने चुच्चक से बाहर हो जाएगा। और चुच्चक से और क्या, बेबी क्या करेगा, उस मिल्क को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा या उसको पी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ संरचना दिख रही होंगी। यहाँ पर ये जो आपको कत्थई कलर की कुछ संरचना दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं हम, एरियोलर। आपने खुद देखा सब में क्या होती है, स्तन ग्रंथि होती है, पुरुषों में भी देखा होगा। यहाँ पर क्या होता है, कुछ काला काला हिस्सा होता है। ये जो काला काला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला या चुचुक पृष्ठ बोलते हैं। तो आपको क्या इसमें समझ में आया होगा, जो अपनी क्या होती है, स्तन पालिका होती है। स्तन पालिका क्या होती है, स्तन ग्रंथियों में कितनी होती है, 15 से 20 होती है। अब प्रत्येक स्तन ग्रंथियों में, स्तन पालिका में क्या होती है, कुछ छोटी छोटी क्या होती है, संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कूपका बोलते हैं। अब कूपका किन से मिलकर के बनी होती है, वो स्रावी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। किन से बनी होती है, स्रावी कोशिकाओं। अब स्रावी कोशिकाओं को काम क्या होते हैं, स्रावी कोशिकाओं का काम होता है उसी में मिल्क का फॉर्मेशन होगा, और जो मिल्क या दुग्ध का जो फॉर्मेशन होगा या निर्माण होगा, उनको कहाँ छोड़ देंगे, कूपकाओं के अंदर, यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होती है, अपनी मेमेरी ट्यूब्यूल या स्तन नलियों के द्वारा क्या होता है, ये जो दुग्ध कहाँ जाता है, स्तन वाहिनियों में या मेमेरी डक्ट में जाता है। अब स्तन वाहिनियों से कहाँ इकट्ठा होगा, एम्पुला या तुम्बिका में। वहां से कहाँ जाएगा, अपने दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस से होता हुआ कहाँ, बाहर हो जाएगा। अब ये जो पिंक कलर की संरचना दिख रही है, इनके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं, कुछ ग्राही या रिसेप्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इनमें ये जो अपनी क्या होती है, चिकनी पेशी होती है, इनमें संकुचन करेगा। यहाँ दबाया तो यहाँ से दुग्ध यहाँ आ गया, यहाँ दबाया यहाँ से बढ़ते हुए चला जाएगा। ये तो आपने देखा होगा, जैसे कोई ट्यूब में क्या होता है, पानी भरा, आप इसको नीचे से दबाएंगे तो वो पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, और दबाएंगे तो ऊपर तरफ बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता, यहाँ पे प्रेस किया, दूध यहाँ आ गया, दूध फिर यहाँ पर प्रेस किया, दूध आगे बढ़ गया, फिर यहाँ प्रेस किया, प्रेस मतलब दबा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर से दुग्ध होता हुआ क्या बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कैसा होता है कि क्या होते हैं, मदर में क्या होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस मतलब ये, उसको क्या होती है, जैसे आप मदर है, वो सोच रही है कि हमारा क्या है, बच्चा भूखा है, वो रो रहा है, तो उसके अंदर क्या होती है, वो थॉट चल रहा है, उस थॉट की वजह से क्या होती है, कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं। उन हार्मोनल चेंज की वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि दूध का स्रावण होने लगता है, ठीक है। और ये जो अपना एरियोलर पार्ट होता है, ये क्या होता है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है।
ये क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट। जब यहाँ पर जो अपना बच्चा होता है यहाँ पर मुंह लगाता है, बराबर क्या होता है, प्रेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ संवेदनाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। इन संवेदनाओं को कहा जाती है अपने मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क किसका निर्माण करेगा, अपने प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ आएगा, अपने स्रावी कोशिकाओं के पास। स्रावी कोशिकाओं पर वो काम करेगा या उनको आदेश देगा, वहां पर क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किनके पास गया, चिकनी पेशियों के पास। उसने क्या किया, संकुचन किया, जिससे क्या होगा, मिल्क निकलते हुए बाहर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक डायग्राम और है जिससे आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला डायग्राम देखो, यहां पर आपको क्या, ये अंगूर जैसी संरचना दिख रही होंगी। क्या है, इसको क्या करते हैं, यहीं पर किनारे कर लेते हैं। ये मान लो यहाँ से, ये यहाँ पर ये आपको फूला हुआ संरचना दिख रहा है। ये यहाँ पर ये फूली हुई संरचना दिख रही है। ये जो ग्रीन कलर से अभी हमने फूली हुई संरचना बनाई है, ये क्या है, अपनी एम्पुला है। क्या है, एम्पुला। अब एम्पुला से आगे बढ़े तो यहाँ पर सब ये अंगूर जैसी संरचना लगना स्टार्ट हो गई। ये कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, अंगूर जैसी संरचना बनती है। इन अंगूर जैसी संरचनाओं में किसका निर्माण होता है, अपने किसका, दुग्ध का निर्माण होता है। यहाँ से होते हुए यहाँ पर ये आपको एरोला का पार्ट दिख रहा होगा ये, ठीक है। एरोला आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि अपनी जो स्तन ग्रंथि होती है वो दोनों में होती है, पुरुष और मादाओं में, ठीक है। तो ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मिल्क का फॉर्मेशन किसमें होता है, मादाओं में। ऐसा नहीं कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, भैया हमारे में तो हो ही नहीं रहा। तो इतना आपको ध्यान देना है कि जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो केवल किसमें होता है, मादाओं में। इसलिए जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, मादाओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये अंगूर के जो गुच्छे टाइप के दिख रहे हैं, यही मिलकर ये क्या अपनी क्या स्तन पालिकाओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, स्तन पालिकाओं का। यहाँ पर थोड़ा हमने गलत बोल दिया था, यहाँ पर क्या बोल दिया था, स्तन पालिकाओं को क्या बोल दिया था, स्तन कूपिका बोल दिया था। तो आपको ध्यान देना है, ये क्या होती है, अपनी स्तन पालिकाएं होती हैं, ठीक है। ये होती हैं अपनी क्या, कूपिकाएं। ये होती हैं अपनी क्या, कूपिका, ठीक है, कूपिका या एल्वुलाई। तो स्तन पालिका प्रत्येक अपनी क्या स्तन ग्रंथियों में कितनी होती है, 15 से 20 होती है। ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कितनी संख्या होती है, 15 से 20 होती है प्रत्येक स्तन ग्रंथियों में। इसके बाद ये आपको क्या थ्योरी लिखी है, तो ये थ्योरी आपको पढ़ना है, इसमें कुछ है नहीं, जो आपको समझा है पूरा थ्योरी में लिखा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ाया, पूरा लेक्चर में कंप्लीट किया। उसमें क्या कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन के आपको करने, आंसर करने। और आपको पता है, अगर आपने कंटिन्यू अगर हमारे लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे आंसर करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गर्भाशय। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपको देना है। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, गर्भाशय का आकार बताना। ये भी आपको बताया था विथ डायग्राम के, आपको कुछ रियल एग्जाम्पल भी दिखाए थे। अब आपको बताना है वो कैसा होता, पूरा हम बता देंगे तो फिर आंसर क्या है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा वो क्या, स्त्री जनन अंग के किस भाग में निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन कहां पर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। योनि को ढकने वाली झिल्ली का नाम क्या है, जो योनि को क्या एक आंशिक रूप से कोई झिल्ली ढक रही थी, उसका नाम क्या है, वो आपको बताना। इसके अलावा जो अपना चौथा क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक स्तन ग्रंथियों में स्तनपालियों की संख्या क्या होती है, ये आ गया क्वेश्चन। ये क्या होता है, अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, ये स्तनपालियों की संख्या कितनी होती है प्रत्येक स्तन ग्रंथियों में, ये आपको बताना। तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर पूरी सच्चे समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको क्या पूरे नोट्स, आपको कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ वहां कहीं नहीं भागना, आपको पूरे नोट्स बने बनाए मिलेंगे जो आपको क्या बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर की गई है। इसके अलावा अगर कॉन्सेप्चुअल चीज है तो उन कॉन्सेप्ट को भी इसमें क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया। बस आपको वीडियो लेक्चर देखने पूरे से, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल ही जाते हैं। तो आप क्या करना, उनको अपने नोटबुक में कर लेना या डायरेक्ट उन्हीं से क्या करना कंप्लीट। मेरे हिसाब से तो क्या, अगर आप नोट्स खुद बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आलसपना भी ना करना, और क्या एनसीईआरटी पढ़ते ही रहना। और आपको जो भी वीडियो है कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपी क्लासेस सर्च कीजिए, उसके प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको एक एक वीडियो क्या पूरे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्या वीडियो मिलते जाएंगे, आप पढ़ते रहिए। और क्या जितना हो सके उतना इस चैनल को क्या शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। थैंक यू।